ओके ठीक है सर, मैम। मीटिंग आप होगी लाइक। कंटिन्यू। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी। ठीक है। तो मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? जी सर, हो रही है। यस सर। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं, से हम कैसे निकालते हैं, और उसको अपने हमें कैसे पता चलेगा कि हमने दो एल्गोरिथम लिखे हैं उनमें से बेस्ट कौन सा है। ठीक है, वो चीजें हमें ना अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पता चलती है। तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी refers to the amount of time an algorithm takes to complete, usually measured in terms of size of the input। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना देखने वाली वो है साइज ऑफ द इनपुट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जो है ना वो उसके साइज ऑफ द इनपुट से ना हम उससे मेजर करते हैं कि हम इस एल्गोरिथम के ऊपर पर्टिकुलर एल्गोरिथम कौन सा लगा सकते हैं। इट्स अ वे टू डिस्क्राइब हाउ लॉन्ग एन एल्गोरिथम टेक्स टू एग्जीक्यूट relative टू द साइज ऑफ द इनपुट। अच्छा, इसमें थोड़ी सी आपको ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि साइज ऑफ इनपुट से हम कैसे देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी होगी, या हमें कौन सा एल्गोरिथम यूज करना चाहिए। तो हम जैसे जैसे आगे अपनी स्लाइड्स में जाते जाएंगे ना, तो ये आपको डेफिनेशन जो है ना वो क्लियर होती जाएगी। अभी शायद आपको इतनी समझ ना आई हो। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में एक डिफरेंस जो है ना वो आप थोड़ा सा कर लें कि जैसे अब हम लीड कोड के ऊपर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे एक रन टाइम आ रहा होता है। जो रन टाइम है वो एक डिफरेंट चीज़ है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक डिफरेंट चीज़। ठीक है। अब जो रन टाइम होता है ना, वो हम जब किसी और कंपाइलर के ऊपर भी अपना कोड रन करें, जैसे कि अपने मशीन लोकल मशीन के ऊपर रन करें, तब भी हमारे पास हमें वो ना मिली सेकंड्स के अंदर अपना बता रहा होता है कि इसका इस कोड जो आपने रन किया है ये इतने सेकंड्स में रन हुआ है। लेकिन एक्चुअल में वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। ठीक है। ये थोड़ा सा आपने डिफरेंस ना अपने माइंड में रखना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट चीज़ है, रन टाइम जो है वो डिफरेंट चीज़ है। चलो ठीक है। अब सबसे पहले ये जो आप सर, सामने एक आपकी लिंक। आवाज की समझ नहीं आ रही। काइंडली जो आपने रिसेंट बताया वो रिपीट कर दें। अच्छा, चलें। अभी अभी मेरी आपको आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर, अब आ रही है। हाँ बस ठीक है, जब भी कोई मसला हो ना तो मुझे बता देना आवाज़ का। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे इस स्लाइड पे आपको ये बताया है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक डिफरेंट चीज़ है, और रन टाइम जो होता है ना आपका कोड जो जिसमें रन टाइम, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब आपको रन टाइम कहाँ से पता चलता है? जब आप लीड कोड के ऊपर कोई प्रॉब्लम सबमिट करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको वो शो करता है कि इस प्रॉब्लम जो आपने सबमिट की है इसका रन टाइम ये है। आपको अभी आइडिया हो गया, या मैं आपको एक्चुअल में करके दिखा दूँ? सर एक दफा दिखा ही दें ताकि आइडिया हो जाए। अच्छा, मैं ना अभी आपको दिखा देता हूँ। मुझे लगता है थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है मेरी तरफ ना, इस वजह से ज़रा टाइम ज़्यादा लग रहा है। सर आई थिंक यहाँ पे काफी इशू है नेट का जो है। आज मेरी तरफ आपकी भी। तरफ भी है जी इंटरनेट का इश्यू? जी जी, ऐसी है। अच्छा। सर आज नहीं है, काफी दिन हो गए हैं, नेट पे बिल्कुल भी स्पीड हाँ आती नहीं, नहीं। मैं फैसलाबाद में नहीं था। पूरे हाँ बट पाकिस्तान यहाँ में पे है आज तो। ही हो रहा है। यहाँ पे अच्छा। नहीं था। अच्छा, चले ऐसे ही करते हैं कि चलें, जब ये स्लाइड लो ये हो जाएगा ना लोड वेबसाइट, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है। लेकिन अभी आप सिर्फ ये पॉइंट थोड़ा सा अपने रखें, याद रखें कि रन टाइम एक डिफरेंट चीज़ है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। टाइम वो मैं आपको कल भी दिखा दूंगा, फिर हम दोबारा देख लेंगे कि वो रन टाइम क्या चीज़ होती है। ठीक है। अब जब आप अपना कोड वैसे वीएस कोड के ऊपर रन करते हैं या विजुअल स्टूडियो के ऊपर रन करते हैं ना,
तो कोड रन होने के बाद आपको वहां पे वो बता रहा होता है कि आपका कोड जो है ना वो इतने मिली सेकेंड्स के अंदर रन हुआ है। ठीक है, लेकिन वो जो मिली सेकेंड्स के अंदर रन हुआ होता है ना, वो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, वो हमारा होता है रन टाइम। ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज है। हाँ सर, ये 1 ठीक है, मिनट में लेकिन मैच खा दूँ? different- ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैसे फाइंड करते हैं और वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये एक फॉर लूप चल रहा है। अब ये फॉर लूप चलेगा हमारा 10 टाइम्स। तो हम जब इससे पहले आप एक चीज और थोड़ी सी समझ लें। जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं ना, तो हम मोस्टली वर्स्ट केस की बात करते हैं कि ये जो एल्गोरिदम आपने लिखा है तो ये मैक्सिमम टाइम कितना ले सकता है। ठीक है, वर्स्ट केस में ये क्या परफॉर्म करेगा कि जब इसकी इनपुट इतनी ज्यादा होगी तो वो क्या परफॉर्म करेगा। अब जैसे ये है ना, इसकी हम कहते होते हैं कि ये एक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी। जैसे अब ये 10 दफा चल रहा है, इसी तरह अगर ये, अब अगर ये यहाँ पे 100 होता है, वो 100 टाइम चलेगा। ठीक है, हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ रोटेशन में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं कि ये O ऑफ 10 टाइम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या इसकी O ऑफ 100 है। ठीक है, हम इसको क्या देते हैं, एक जनरल क्या देते हैं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। हम मोस्टली लेते हैं n। अच्छा, अब हम n, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे n होता तो हम कहते हैं कि अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस लूप की, अगर यहाँ लेट्स सपोज n नहीं है, n होगा, हम उसे कहेंगे बिग O ऑफ n रोटेशन। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हम ना डिटेल में देख लेते हैं। अब जैसे एक ग्राफ है ना, अभी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इनपुट पर डिपेंड करती है। यहाँ पे हमारे पास इनपुट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ओ के साथ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑपरेशंस। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे 10 था। अब जब 10 था हमारे पास, उसने नंबर ऑफ ऑपरेशन इतने लिए। ठीक है, अभी हमने ये सिर्फ सपोज कर रहे हैं, इसको आप ज्यादा ही डिटेल में अगर समझने की जरूरत नहीं है, बस एक जनरल सा ओवरऑल आइडिया होना चाहिए आपको। अच्छा, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 10 था हमारे साइज, और लेट्स सपोज हमारा साइज और बढ़ गया, 100 हो गया अरे का साइज, तो हमारे ऑपरेशंस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अगर हमारा लेट्स सपोज 1 लाख होगी अरे का साइज, उतने ही नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी हमारे बढ़ गए। ठीक है, जो हमारे एल्गोरिदम ने करने हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो क्या आपको नजर आ रहा है कि एक डायरेक्ट रिलेशन है इसके अंदर। ठीक है, लेट्स सपोज थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये x इक्वल टू वाई। अभी x इक्वल टू वाई का मतलब क्या है कि जितने हम यहाँ इनपुट में आ रही है ज्यादा, जितनी इनपुट ज्यादा आ रही है हमारे पास, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी क्या है, ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के अंदर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जितनी इनपुट्स इसमें आ रही है उतना ही उसका क्या चल रहा है, उतने ही नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी वो परफॉर्म कर रहा है। तो अब थोड़ी सी इसमें ना और थोड़ी सी चीजें आ जाती हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स के रिलेटेड हो जाती हैं कि थीटा, तो इसका रेट ऑफ चेंज जो है वो थीटा से रिलेटेड है, तो इसकी क्या बनती है, O ऑफ n। लेकिन अगर कोई बात नहीं, अगर आपको ये O ऑफ n नहीं समझ ही आया ना कि ये कैसे बना ये इस ग्राफ से, तो आप उसकी टेंशन ना ले, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको मैं और क्लियर करके ना आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी जो आपने इस स्लाइड में समझा है ना, वो ये समझा है कि ये जो फॉर लूप है, जब यहाँ पे हमारे पास n साइज होता है, जब लीड कोड के ऊपर वो आपको बताते हैं तो नहीं ना कि आपकी अरे का साइज इतना है या इतना है, वो आपको अरे दे देते हैं। हम उसे खुद सपोज करते हैं कि n साइज की अरे है। ठीक है, फिर उस अरे का जितना भी साइज होता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। अब जैसे ये फॉर लूप है, ये n टाइम चलेगा, तो हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n। ठीक है, अब ये बिग O वगैरह जो है ये चीजें क्या है, ये हम आगे देखेंगे। अभी जो मैंने आपको फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बताई है, वो थी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे आपकी इनपुट इंक्रीज करी जा रही थी, नंबर ऑफ ऑपरेशन भी इंक्रीज करी जा रहे थे, तो जब हमने उसका एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली, तो वो हमारे पास बिग O ऑफ n निकली। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज आल्सो अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेशंस एंड इनपुट साइज। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर हमारे पास ना डिफरेंट तरह की नोटेशंस होती हैं। बिग O नोटेशन होती है, बिग थीटा नोटेशन होती है, और हमारे पास बिग ओमेगा नोटेशन होती है। ठीक है, अब इस पूरी स्लाइड्स के अंदर हम बिग O नोटेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब उसकी रीजन, अच्छा बिग O नोटेशन होती क्या है, वो हमें अपर बाउंड बताती है। अपर बाउंड में मैक्सिमम जो हमारा वर्स्ट एल्गोरिथम वर्स्ट चल सकता है ना, मैक्सिमम वो क्या कहते हैं इनपुट के ऊपर, कि वो कितना के वर्स्ट परफॉर्म कर सकता है, उसे हम कहते हैं बिग O नोटेशन के अंदर, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास बिग थीटा नोटेशन जो होती है वो हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों बताती है, और जो बिग ओमेगा नोटेशन होती है वो हमें रिप्रेजेंट करती है लोअर बाउंड। अच्छा, अब हम इन स्लाइड्स के अंदर सिर्फ बिग O नोटेशन को डिस्कस करेंगे।
अब उसकी रीजन कि हम बिग और रोटेशन को डिस्कस क्यों करेंगे, की रीजन ये है कि अब देखिए हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इस तरह कि हमारे पास दो वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट है जिसके ऊपर सिर्फ 10 यूजर जो है ना उस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। अब एक दूसरी वेबसाइट है जो 10 मिलियन यूजर्स को हैंडल कर सकती है। तो इन दोनों में जो अच्छी वेबसाइट जो समझी जाएगी कि जो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट की गई है, बहुत एफिशिएंट है, और वो है हमारे पास कौन सी होगी, वो वही वाली होगी जो 10 मिलियन यूजर्स को इजीली हैंडल कर सकती है। हम जो 10 यूजर वाली वेबसाइट है हम उसका क्या करेंगे, अगर किसी दिन हमारी उसी वेबसाइट के ऊपर कोई 11 यूजर आ गए वो क्रैश कर जाएगी। हमें ऐसे एल्गोरिदम का कोई फायदा नहीं तो जो सिर्फ लिमिटेड से यूजर्स को हैंडल कर सके। तो हम हमेशा वर्स्ट केस सोच के अपना एल्गोरिदम लिखते हैं कि अगर हम ये इनपुट अज्यूम कर रहे हैं, एल्गोरिदम लिख रहे हैं, तो अगर वर्स्ट केस में अगर कुछ ऐसा हो जाएगा या कुछ वैसा हो जाएगा तो हमारा एल्गोरिदम जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। यूजर जितने मर्जी बढ़ जाए तो हमारा मैक्सिमम इतनी लिमिट होनी चाहिए कि इतने के यूजर आ जाए तो हमारा जो कोड है वो ब्रेक ना करे। हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं कि अगर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं तो हम उसको कितना एफिशिएंट बनाना चाहिए हमें, वो हम इसी तरह देखते हैं कि वर्स्ट केस में जितने मर्जी यूजर आ रहे हैं ना तब इशू ना हो। तो इसलिए हम बिग कोऑर्डिनेशन जो है ना उसको कहते भी हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो। और मोस्टली इंटरव्यूज वगैरह जब हम देने जाते हैं वो हम एल्गोरिथम लिखते हैं वो हमें यही पूछते हैं कि इसकी वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सर यहाँ पे बाउंड से बेस्ट क्या मुराद है? क्या कह रहे जैसे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं बिगो को जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है रिप्रेजेंट द अपर बाउंड, यहाँ पे बाउंड से क्या मुराद है? अपर बाउंड के मतलब कि मैक्सिमम के वो कितना के वर्ष में जा सकते हैं। अपर ओके। बाउंड जो है ना इसमें उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिमिट है उसकी। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट तरह के कॉमन कॉम्प्लेक्सिटीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हम वो कौन सी होती हैं और कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अभी हमने पहले एक O ऑफ n वाली फाइंड की थी कि हमें कैसे पता चलेगा O ऑफ n कैसे है। अब एक हमारे पास होती है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब जैसे ये मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसके अंदर ऑपरेशन कितने हो रहे हैं, इसमें सिंपल वो एक प्रिंट कर रहा है, और वो प्रिंट कितनी दफा कर रहा है, सिंपल एक दफा प्रिंट कर रहा है। अब जैसे ये अरे है, यहाँ पे अरे दी हुई है हमने इनपुट के अंदर, तो यहाँ पे अरे का साइज जो है वो मैटर नहीं कर रहा। ठीक है, अब डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर डिफरेंट चीजें होती है ना। जैसे मैंने पहले बात की कि वो क्या कहते हैं कि जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इनपुट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इस सिनेरियो में देखें तो ये फंक्शन जो है ये क्या कर रहा है, इस ये फंक्शन ओवरऑल अगर आप देखें तो अरे का साइज इसके ऊपर मैटर नहीं कर रहा, ये इस एल्गोरिथम के ऊपर मैटर नहीं कर रहा। लेकिन जो ऑपरेशंस ये कर रहा है सिंगल एक ऑपरेशन कर रहा है, प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड। Here this there is only one operation and the that is print hello world. It does not matter the size of the array. Size of the array depending array. ठीक है, अब इसका जो अगर ग्राफ बना के देखें तो वो ये हम सर इसको पहले अगर यहाँ पर जी जी सर आप यहाँ पर जस्ट एक दफा हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो O1 होगी। हाँ जी अगर वो हम इसी हेलो वर्ड को मल्टीप्लाई कर दें 3 4 या n नंबर्स से तब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी चेंज हो जाएगी या वही O1 रहेगी। तो आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस हेलो वर्ल्ड को एन टाइम प्रिंट करें। सर हेलो वर्ड के अंदर प्रिंट हेलो वर्ड मल्टीप्लाई n के n टाइम्स अच्छा हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं सही। तभी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी 1 होगी क्योंकि वो एक ही फंक्शन कर रहा हम्म, है। वो एक ही बार में 100 टाइम से प्रिंट करते हैं। सही, अच्छा क्वेश्चन। मुझे जो मेरे ख्याल में है ना वो वन हो। बाकी किसी का और इसमें आइडिया है वो बता दें। सर आई होगी थिंक कौन? इसकी O ऑफ 1 ही रहेगी। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है फिर आगे चलें। अच्छा जी जी। अच्छा अब जैसे ये हमारे पास एल्गोरिथम लिखा हुआ है एक, इसमें हमारे पास इंट ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो फॉर लूप एक लगा हुआ है जो एंड टाइम चल रहा है। ठीक है, उसके नीचे एक और फॉर लूप चल रहा है। अच्छा सबसे पहले हम इस फॉर लूप की बात करते हैं जो ऊपर है। तो हमारे पास इस फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, कोई बताएगा। O ऑफ n होगी सर। अच्छा, और जो इससे नीचे फॉर लूप है वो कितनी दफा चल रहा है एम टाइम्स, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी हमारे पास। वो भी ऑफ O ऑफ m n होगी। ठीक है, तो जब हम इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे वो होगी ओ ऑफ एन प्लस एम। ठीक है, यस। ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब जब हमारे पास इस तरह का लूप्स आ जाए, मतलब नेस्टेड लूप्स आ जाए। अच्छा, अब नेस्टेड लूप में हो क्या रहा है पहले ये। सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जो लास्ट स्लाइड थी उसको अगर आप उसमें पाइथन का वो करके दिखा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या मतलब पाइथन। जी मैम क्या कह रही, मैं समझी सर नहीं आप। यहाँ पे जो कोड लिखा है ये पाइथन का नहीं है, और अच्छा, पाइथन का यस, नहीं तो है। आप ये बता दें चलिए, कि ये पाइथन में हाँ, लाइक नहीं क्या मेरी लिखा बात हुआ ठीक है। है, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनिए कि देखिए फॉर लूप चल रहा है सिंपल, आप वो ना देखिए फॉर लूप चल कैसे रहा है, उसमें क्या चीजें लिखी हुई हैं। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, फॉर लूप चल रहा है एन टाइम चल रहा है सिंपल। ठीक है, और जो दूसरा फॉर लूप है वो एम टाइम चल रहा है। किसी और को की समझ ना आ रही हो तो वो मुझे बता दे, फिर उसको और डिटेल में देख लेंगे। लेकिन फॉर लूप आपको इतनी तो समझ आया ना कि फॉर लूप चल रहा है ये एन टाइम, नीचे वाला एम टाइम चल रहा है। ऊपर वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, नीचे वाले की ओ ऑफ एम है। सिंपल आप ये देखें कि फॉर लूप चल रहा है, बाकी वो छोड़ दें कैसे इसका सिंटैक्स वगैरह मीन्स लिखते हैं। हमारे कोड में बस दो फॉर लूप्स चल रहे हैं जी अलग बिल्कुल, अलग। वो भी सेपरेट चल रहे हैं, नेस्टेड नहीं। ये चीज जो नोट करने वाली है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखें। पहला फॉर लूप जो चल रहा है वो हमारा एन टाइम चल रहा है, दूसरा फॉर लूप भी एन टाइम चल रहा है, लेकिन ये चल रहा है नेस्टेड। मतलब कि जब पहला फॉर लूप चलेगा फर्स्ट आइटरेशन के बाद, जो नेक्स्ट फॉर लूप है उसकी आइटरेशन कितनी होगी, उसकी आइटरेशन होगी एन टाइम्स। ठीक है, ऊपर वाला एक दफा जब चलेगा एक वन आइटरेशन करेगा, नीचे वाला कितनी आइटरेशन करेगा, एन टाइम्स आइटरेशन करेगा। फिर वो सेकंड टाइम चलेगा, फिर वो फिर दोबारा एन टाइम्स करेगा। तो जब हमारे पास इस तरह के दो नेस्टेड फॉर लूप आ जाएंगे ना, तो हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाती है। ऊपर वाले की एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, नीचे वाले की भी एन है। एन को एन से मल्टीप्लाई हम कर देते होते हैं जब वो नेस्टेड फोर लूप्स हों, तो वो हमारे पास ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी हो जाती है ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, आपने सिर्फ इस स्लाइड में ये सुने मेरी बात कि इसमें दो फोर लूप है, एक पहला फोर लूप है, दूसरा उसके अंदर नेस्टेड फोर लूप है। जब हमारे पास नेस्टेड फोर लूप्स हों तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। वरना सिंगल जो फोर लूप होता है, जैसे ये नीचे फोर लूप है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी हमारे पास। ठीक है, अब जब हम इस पूरे एक एल्गोरिदम जो पूरा एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हमारे पास ऊपर वाले जो कोड लिखा हुआ है इसकी ओ ऑफ एन स्क्वायर है, नीचे वाले की ओ ऑफ एन है। ठीक है, तो लेकिन जब हम इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे तो हम कौन सी बताएंगे, हम बताएंगे जो वर्स्ट वाली है। तो वो हमारे पास ओ ऑफ एन है या फिर ओ ऑफ एन स्क्वायर है, वो कौन सी है। सर एम स्क्वायर वाली है। हाँ ठीक है बिल्कुल। सर लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर वाला कोड और नीचे वाला कोड मतलब एक साथ है या अलग अलग है। ये हम पूरा इस तरह नहीं भी कर तो सकते। कर सकते हैं कि जो ऊपर फोर लूप लगाया है उसकी ओ ऑफ एन है और नीचे वाले की ओ ऑफ एन है, तो वो दोनों प्लस हो जाए, ओ ऑफ टू एन बन जाए, जैसे कि आपने पहले बताया था कि इस तरह से ओ ऑफ एन और ओ ऑफ एन आपस में प्लस होके ओ ऑफ टू एन होंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए ना आप, इसमें एक पॉइंट जो आपने मिस कर दिया वो ये था कि ये जो था, ये देखें ये आप नजर आ रहा है, ये जो कोड है इसमें फॉर लूप जो है ये वाला, इसे मैंने एन स्क्वायर क्यों कहा, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये नेस्टेड फॉर लूप है। ठीक है, और इसमें मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये नेस्टेड नहीं है। ठीक है, और जो प्लस वाली बात है वो हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं, वो कैसे यूज कर रहे हैं देखें, इसका है ऊपर वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन स्क्वायर। ये जो एल्गोरिथम है हमारे पास इसकी कितनी है, एन स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले की हमारे पास कितनी है, एन। ठीक है, हम करेंगे बिल्कुल ऐसे ही, साथ हम लिखेंगे ओ ऑफ एन स्क्वायर प्लस ओ ऑफ एन। लेकिन हम जो कंसीडर कौन सी करेंगे, हम करेंगे जो वर्स्ट है। कौन सी वर्स्ट है, वो ये वाली। एम स्क्वायर। सर इसका मतलब है कि वो लूप दो चल रही हैं, पहले एक लूप चल रही है उसके अंदर ही वो दूसरी लूप को चला रहा है। जी बिल्कुल नेस्टेड। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चले। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है। जी सर आप बताएं। सर यहाँ पे अगर ये जो आपने नेस्टेड लूप लगाई है, इसमें अगर एक मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। ओके, तो ये जो नेस्टेड लूप है इसके अंदर अगर हम 5 और नेस्टिंग कर दें तो ऐसे भी को मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एन की पावर्स आ जाएंगे, यानी एन जी की पावर बिल्कुल। 5 हो जाएगी। जी बिल्कुल। बस ठीक। ठीक है, अभी ना अभी अभी अब सिर्फ ये जो भी मैं इस तरह कर रहा हूँ ना, मतलब इसमें हमने क्यूब वाली डिस्कस की, अभी फोर वाली डिस्कस की, अभी जैसे सर ने बताया एंड फाइव वाली,
वो हम अपने लीड कोड की प्रॉब्लम्स करेंगे, वो साथ साथ हम वो चीजें डिस्कस करते रहेंगे। अभी हम सिर्फ एक बेस बना रहे हैं, इससे सब बच्चों को पता चल जाए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कैसे करते हैं, वो होती क्या चीज है। जब ये दो चीजें आपको आ जाएंगी तो हम जब डेली प्रॉब्लम्स करेंगे तो हर प्रॉब्लम के बाद हम आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी पहले सेशन हमने किए फिर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस नहीं की, अब नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस सर करेंगे। एक हैंड रेज है मोहम्मद वैस का, उनका भी क्वेश्चन होगा कुछ। जी बिल्कुल, है किसी का क्वेश्चन तो वो करो। लॉर्ड। सर वाइल लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी सर? अब वाइल लूप जो है ना, अगर वो एन टाइम चल रहा है तो वो एन होगी। सर आपकी आवाज नहीं आ सर ठीक रही। है, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा मैं कह रहा कि अगर वाइल लूप हमारे पास एन टाइम चलेगा तो फिर उसकी ओ ऑफ एन होगी। ओके सर। ठीक है, वो मतलब जी ऐसे सर। भी आप देखिए फॉर लूप और वाइल में कोई इतना डिफरेंस है नहीं, वो सिर्फ थोड़ा सा सिंटैक्स उसका चेंज, वो डिफरेंट जगह पे यूज होता है, कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वाइल लूप फॉर लूप डिफरेंट। कहना यस चाह रहे सर, हैं आप? बिल्कुल सर। क्योंकि वाइल लूप किसी कंडीशन को चेक करेगा फिर वो खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन फॉर लूप किसी नंबर के ऊपर करेगा कि ये एक रेंज के ऊपर करेगा, लेकिन वाइल लूप सिर्फ एक कंडीशन देखेगी कि अगर ये ट्रू है तो सही, जब ये फॉल्स होगा तब मैंने रुक जाना है। तो इसमें कोई रेंज नहीं होगी, इस वजह से मुझे आता है। देखिए आप एग्जांपल देखें दे, आपके पास एक अरे है, उसके अंदर आपने एलिमेंट को सर्च करना है, तो अगर आप उसको while लूप के साथ कर रहे हैं कि उसको लेंथ तक चला रहे हैं, ठीक है, तो की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ओ ऑफ एन होगी। ठीक है, बाकी अगर आपको इस तरह अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन जैसे कोई कोड वगैरह है, तो वो आप स्लैक में शेयर कर दें, वहाँ डिस्कस कर लेंगे अगर आपको इस तरह समझ नहीं आई। ठीक है, बाकी जो जर्नल आप देख सकते हैं ना इसमें, वो ये है कि इनपुट पे जितनी उसकी इनपुट है, जैसे एन टाइम्स, वो अगर वाइल लूप एन टाइम्स चलेगा तो उसकी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन। अगर वही वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप चला हुआ है, लगा हुआ है, जो जैसे जैसे ये फाइल फॉर लूप नेस्टेड में लगा हुआ है, अगर वाइल भी इसी तरह नेस्टेड में लगे और वो इसी तरह चले, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन स्क्वायर होगी। ठीक है, अब हर कोड की डिफरेंट तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। अभी जो हम सीख रहे हैं वो सिंपल यही सीख रहे हैं कि वो निकालते कैसे हैं और इसकी बेस जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहे हैं। बाकी हम डिस्कशन वगैरह डिफरेंट कोड्स की हम करते रहेंगे। अगर आपने खुद भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो कोड आप शेयर करें, हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, सिंप्लीफाइंग बिग ओ नोटेशन। ठीक है, अब इसमें जैसे प्लस, मैं हम वैसे यहाँ पे भी हमने किया था, जैसे प्लस कर दिया था, प्लस करने के बाद हमने एन स्क्वायर को कहा कि ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और एन को हमने इग्नोर कर दिया। तो हम बिग ओ नोटेशन में जनरली इस तरह करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंसिडर करना होता है, बाकी जो है वो तो उसमें कवर हो ही जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ भी जो है ना फोर उसने कंसीडर नहीं किया। ठीक है, एन प्लस एम को कंसीडर किया, कांस्टेंट भी हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, ये भी आप बात जो है ना नोट कर लें। डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर डिफरेंट इनपुट्स। ठीक है, इसमें एन प्लस एम है, ये हमने सबसे पहले डिस्कशन की थी कि एन प्लस एम है। दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, कहाँ था वो, ये वाला एन प्लस एम। ठीक है, अगर यहाँ पे एन प्लस एन होता तो बताएगा फिर क्या होगा। क्या नहीं होगी सर? सर फिर एन आ जाएगा। ठीक है, रिमूव स्मॉलर टर्म्स, वो तो हम पहले भी जैसे इसमें भी रिमूव कर रहे थे, यहाँ भी हमने स्मॉल वाली जो थी इसे रिमूव कर दिया था। ठीक है, ये हम इस तरह जनरली हम इस तरह करते हैं, यहाँ ओ एन स्क्वायर है और एन भी है, तो हम कंसीडर सिर्फ वर्स्ट वाली को करें। ठीक सर हो गया, ऊपर वाली में 2n होगी सर, लेकिन हम कांस्टेंट को इसमें इग्नोर करेंगे। जी यही है ना बिल्कुल, सर? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये देखिए यहाँ कहा ना रिमूव कॉन्स्टेंट, तो वो हमने रिमूव कर दिया। अच्छा, अगर हमारे पास एक सिंगल लूप चल रहा है, उसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो उसकी क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लूप चल रहा है एन टाइम्स, उसके अंदर एक प्रिंटिंग हो रही है, तो क्या होगी इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओ ऑफ n होगी सर, अगर n टाइम्स चल रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, printing will be take O of 1 and loop will take O of n, so we will consider worst case which is O of n। ठीक है, ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस कर लिए, इसकी एक और एग्जांपल है, एग्जांपल तो आप जितनी मर्जी अब ले लें। अब नेम्स जो है वो एक अरे है, ठीक है, वो नेम फॉर लूप हमारा नेम्स तक चल रहा है। ठीक है, अब इससे आप n क्या लें, अपने आप को थोड़ा इजी फील करने के लिए n क्या लें, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O of n हो जाएगी, जनरली जो हम एक डिस्कस करें। ठीक है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, अब हमारे पास एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने पहले डिस्कस कर ली है। अब जैसे एक एग्जांपल मैंने और दी है, इसकी ये कर रही है
हमने इसमें ये देखना है कि इसमें डुप्लीकेट है कि नहीं है। ठीक है, अब दो फोर लूप हमने लगा दी, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया। अब पहला फोर लूप क्या करेगा, वो आई पे जाएगा, 8 को ले लेगा, फिर 8 आई यहाँ 8 आ जाएगा। दूसरा फोर लूप क्या करेगा, वो पूरे अरे को ट्रैवर्स करेगा, यहाँ से लेके यहाँ। ठीक है, और वो हर एक को चेक करता रहेगा कौन कौन सा इसमें कोई 8 है कि नहीं है कि नहीं है। मिल गया उसे, तो वो क्या करेगा, फिर उसको इक्वल टू जैसे मिल जाएगा उसे फिर रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आप देखें ये जो लूप है ये एन टाइम्स चल रहा है, ये उससे एक ज्यादा चल रहा है, लेकिन चल ये भी एन टाइम्स रहा है। इसने फर्स्ट टाइम जो है ना, फर्स्ट टाइम ये देखें कहाँ से कहाँ तक चला है, यहाँ से लेके यहाँ तक चला है फर्स्ट टाइम। ये इसने इसको कंसिडर नहीं किया फर्स्ट इंडेक्स को, लेकिन हम कंसिडर किसको करेंगे, फर्स्ट केस। तो यहाँ भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास एन स्क्वायर होगी। हम इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हम बिग ओ नोटेशन अभी डिस्कस कर रहे हैं ना। अभी जो बिग थीटा और बिग ओमेगा है ना, वो फिर इन डिटेल्स में जाती है कि भाई यहाँ पे आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी उस पर चेंज आएगा। हम कर रहे हैं बिग ओ को, तो उसमें ये वन पहला इंडेक्स उसने अगर नहीं भी कंसिडर किया तो कोई बात नहीं, उसने बाकी पूरी अरे को तो ट्रेवर्स किया ही हुआ है ना। अगर एक 1000 की अरे है तो वो 990 को तो ट्रेवर्स कर ही रहा है फर्स्ट केस के अंदर, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर होगी। अच्छा, अब हमारे पास एक नई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है, log n। ठीक है, अब log n जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये बेटर होती है हमारे से, हमारे पास O ऑफ n से। ठीक है, अब ये चीज जो है कि ये बेटर कैसे होती है, इसको थोड़ा सा देखने के लिए आपको ना बाइनरी सर्च को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, अब बाइनरी सर्च हमारे पास कैसे काम करता है, आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक अरे है हमारे पास। बाइनरी सर्च में बेसिकली ऐसे होता है कि हमारे पास एक सॉर्टेड अरे होती है, और हमने उसमें से एक एलिमेंट को सर्च आउट करना होता है कि भाई दैट्स वो ही 16 है, इसको हमने सर्च करना होता है। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, अपने एल्गोरिथम के अंदर हम इसको दो पॉइंटर्स लगा देते हैं, एक स्टार्टिंग पे एक एंडिंग पे। ठीक है, फिर हम 0 + 4 करते हैं, वो इक्वल टू 4 आ गया, फिर उसे हम डिवाइड करते हैं 2 पे। ये मैं एल्गोरिथम बता रहा हूँ कि वो क्या कर रहा होता है। तो वो आ जाता है 2। हम यहाँ पे अपना एक और पॉइंटर लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं मिड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हमारा एल्गो क्या करता है, अब 3 पॉइंटर्स हमारे एडजस्ट हो गए हैं, अरे सॉर्टेड है, हमने सर्च आउट करना है 16 हमारी अरे में है कि नहीं है। तो बाइनरी सर्च अब क्या करेगा कि वो सबसे, अब जब ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा, देखेगा कि हमारे मिड पे वैल्यू जो पड़ी हुई है, जो हमारी मिड पे वैल्यू पड़ी है, वो हमारी क्या, वो हमारी वैल्यू छोटी है 16 से, 16 हमारी टारगेट वैल्यू है। तो जब हमारे पास ये कंडीशन मीट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम ये जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है इसे उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे 12 के ऊपर। ठीक है, तो डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट हो सकता है कि अगर हमारे लेट्स सपोज हम 2 सर्च आउट कर रहे होते तो हमारे पास क्या होना था, 8 ग्रेटर देन, हमारे पास मिड ग्रेटर देन 2 हो जाना था। तो हमने अपना ये वाला जो पॉइंटर था इसकी पोजीशन यहाँ पे ले आनी थी। ठीक है, अभी करंटली हम जो है ना 16 के लिहाज से देख रहे हैं। अब अभी देख इसमें जो नोट करने वाली चीज है ना, अब क्या होगा कि अब मैंने जब ये वाला पॉइंटर उठा के यहाँ पे रख दिया है ना, तो हमारा हमने फिर इसके बाद क्या करना है, अपने मिड को अपडेट करना है। जब मिड को अपडेट करेंगे मिड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम जब नेक्स्ट टाइम अपनी अरे में सर्च आउट करेंगे 16 अपने टारगेट को, तो हम इस अरे को निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और मैं डिटेल में बता दूं कि जब हम बाइनरी सर्च में इस एक आइट्रेशन कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास हाफ इनपुट रह जाती है। अब हमने नेक्स्ट टाइम जब 16 टारगेट को सर्च आउट करना है तो हमने इस अरे को नहीं देखना, इसमें जो कुछ भी है हमने इसको नहीं देखना, हमने सिर्फ अपनी इस अरे में देखना है, बेशक जितनी मर्जी इसकी लेंथ हो। ठीक है, हम ऐसे चलेंगे। तो उस फिर उसके बाद दोबारा मिड फाइंड करेंगे, फिर हमारी अगली नेक्स्ट अरे जो है हाफ वो हमारी निगलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर एंड पे हम अपने टारगेट रिपोर्टिंग। अच्छा, अब जो बात इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि बाइनरी सर्च में हमारे पास जितनी साइज की भी इनपुट होती है, हम हर आइट्रेशन के ऊपर उस इनपुट इनपुट को हाफ कर देते हैं, हम हाफ को कंसिडर करते हैं और नेक्स्ट हाफ जो होती है उसे निगलेक्ट कर देते हैं। बाकी अगर ये चीज़ आपको समझ आएगी ठीक है, नहीं समझ आई तो हम ये बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम अपनी सेशंस में करेंगे तो तब और डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। अभी जो बात आपने देखनी है कि हमारा लेट्स सपोज देखिए हमारे पास एन साइज की अरे थी, वो था 100। बाइनरी सर्च हमने जब लगाया तो नेक्स्ट इटरेशन में हमारा इनपुट साइज 50 रह जाएगा, नेक्स्ट टाइम 25 रह जाएगा, और ऐसे ऐसे करते करते हम लास्ट अपने इंडेक्स पे, उस इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमारी वैल्यू पड़ी हुई है। तो जब हमारा एल्गोरिथम इस तरह चलता है ना, तो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n। ठीक है, और उसकी log n कैसी होती है, तो अगर log को थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो उसकी मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, अभी बता देता हूँ आपको। लेट्स सपोज आपके पास 1 है, अभी तक मैंने आपको बता दिया कि log n है बाइनरी सर्च की, वो क्यों है कि वो हर टाइम जो है ना आपका इनपुट साइज को डिवाइड बाय 2 कर रहा है या उसको हाफ कर ही रहा है। ठीक है, अब log को थोड़ा सा आपको
इसकी और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि लोग जो है ना वो कैसे है। अब जो लेट्स सपोज आपके पास बस 1 है, तो अब आपने 1 को ना 100 बनाना है 2 से मल्टीप्लाई कर करके। अब क्या करेंगे, देखिए 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है, सो ऑन करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप 100 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा जेनेरिक बनाते हैं। हम क्या करेंगे, 1 को इतनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो हमारे पास 100 के इक्वल आएगा। अब इसको भी थोड़ा और जेनेरिक कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर x। 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4। ठीक है, अभी वैसे मैंने ये कंप्लीट नहीं लिखा कि मतलब इसको हम वाकई में मल्टीप्लाई करें 100 बन जाएगा, नहीं बनेगा, ये थोड़ा 2 कम है इसमें। अच्छा, तो ये आपको समझ आ रहा है ना कि 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर x। x जो है वो नंबर ऑफ 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको हमने पहुंचना कहाँ तक है, 100 तक। हम क्या करेंगे, 2 की पावर x इक्वल टू 100 कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो चीज है, अब यहाँ पे हम जब वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करते हैं ना, तो वो हम लोग यूज करके वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखें एक्स इक्वल टू log 100। अब जब एक्स इक्वल टू log 100 हम करेंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा कि नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी चलेंगी कि जिसके ऊपर हमारे पास हमारे log 100 जो है ना वो कितने टूल्स हमें चाहिए कि वो 100 बन जाए। ठीक है, ये लॉग जो है ना ये इस तरह चलता है। अगर आपको इसकी कुछ समझ आ गई है ठीक है, लेकिन ये ना हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग हमारे लोग जो है वो कैसे चलता है, क्या उसके बैक एंड पे होता है। ठीक है, लेकिन जो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके पास, वो ये है कि जब आपका एक एल्गोरिदम हर बार हर इटरेशन पे आपकी इनपुट साइज को हाफ करेगा, तो वो जो एल्गोरिदम चल रहा है इट मीन्स कि वो लॉग एन टाइम्स चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो बेस 2 वाला यूज कर रहे हैं। हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं ना, एक लोग बेस 10 होता है, एक लोग बेस 2 होता है। इन स्लाइड्स को आप दोबारा पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ आ जाए, लेकिन ये हमारा यहाँ पे हमारी कोई जरूरत नहीं है लोग को समझने के लिए कैसे काम। ठीक है, सो एक्स इज द नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट वी हैव टू डू इन बाइनरी सर्च। तो हम वैसे अपनी इनपुट साइज अगर हमें पता हो ना, तो वो हम लोग उस इनपुट साइज को करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि हमारा वर्स्ट केस में कितनी इटरेशंस होंगी, तो हमें अपना वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 6 है नंबर ये ऑफ कैसे फाइंड किया आपने एक्स? मैम, देखिए ऐसे एक्स एक्स यहाँ पे ना बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा आपको होगा कि ये कैसे फाइंड किया है। यहाँ पे हमने लॉग यूज किया, लॉग की प्रॉपर्टी। ठीक है, वो हमने यूज की है जिससे हमें पता चलता है। वो मैम आप छोड़ दें कि आपने एक्स कैसे निकाला है, लेकिन ये यहाँ से मुझे बताएं आप कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। सर मेरा नेट का काफी इशू है और बार बार क्लास भी एंड हो रही है और आप बोल रहे हैं तो वो डिस्टॉर्शन हो रही है, समझ नहीं आ रही कि क्या कह रहे हैं। अच्छा, तो किसी और को डिस्कशन का issue? मैम अफशीन, आपको आवाज आ रही है? जी जी सर। सर यस सर, मुझे तो आ रही है। अच्छा, तो फिर मैम आप एक्चुअली फिर ना उनकी साइड से कोई प्रॉब्लम है हाँ नेट। ऐसे हो सकता है, तो मैम आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन कोई मसला नहीं, हमने हर सेशन में इतने लीड कोड क्वेश्चन करने हैं, हमने साथ साथ उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करनी है कि वो कैसे आई है और वो क्यों आई है। ठीक है, सर रिसेंट जो आपने एन वाली ऑफ एन, ये कांस्टेंट लीनियर, ये सब मुझे समझ आ गया है, लेकिन ये जो लॉग ऑफ एन वाली है ये समझ नहीं आई। अच्छा, आपने इसमें जो समझना है ना लॉग ऑफ एन वाली में, आपको यहाँ पे जो मैंने किया था ये बाइनरी सर्च, वो समझ आया था? जी सर इतना समझ आया था कि जब भी ये हम बाइनरी सर्च के अंदर ऑपरेशन करेंगे तो वो जितनी भी आइट्रेशन होगी वो उसका हाफ कर देगा। वो हर हाइड्रेशन पे हमारे इनपुट साइज को हाफ करता जाता है। हाफ। जी। ठीक है, तो हमारा जब भी कोई ऐसा एल्गोरिदम कि जो हमारे इनपुट साइज को हर आइट्रेशन के ऊपर हाफ करी जा रहा है, करी जा रहा है, हाफ करते करते कहाँ तक हाफ कर लेगा, वो एट द एंड एक इंडेक्स पे पहुंच ही जाएगा ना। तो जब हमारे पास ऐसा कोई एल्गोरिदम आता है, तो हम उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना वो log n होती है। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इंट्यूशन डिस्कस की है कि लोग जो है वो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, वो कोई बात नहीं, उसको इतना समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और टाइम हमारे पास ना कम है, अभी थोड़ी स्लाइड्स ज्यादा हैं, इसलिए मैं इस आगे जा रहा हूँ जल्दी। ठीक है मैम, आप वो छोड़ दें, आप इसको स्लाइड्स में दोबारा शेयर करूंगा ना, आप खुद से पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलें फिर अब।
एक्चुअली मैम आप ऐसे कर सकते हो कि जो हमारा बाइनरी सर्च होता है ना उसमें हम अ, एक यूज करते हैं फॉर्मूला डिवाइड एंड कंक्वर। तो ये होता है ना उसमें आपने फॉर एग्जांपल अब ये जैसे सर ने यहाँ पे अब लिखा हुआ है 4/2 और उसका आगे उन्होंने आंसर जो है वो 2 लिखा हुआ है। तो ये जब हम डिवाइड करते हैं ना ये हमें हर स्टेप के बाद वो जो है वो मिड निकालना होता है, ठीक है। तो वो जितने स्टेप्स हम लोग वो उसको कर रहे होते हैं ना और डिवाइड कर रहे होते हैं हमें फिर साथ इसी वजह से जो ये डिवाइडेड कंक्वर रूल है ना उसकी वजह से ही हमें इसकी जो आप कह लो कि टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो हमें log ऑफ n निकालनी पड़ती है। आपने ये अरिथमेटिक्स ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में आपने ये आई थिंक पढ़े होंगे 9th और 10th में। तो ये बस वही वाला एक कंसेप्ट है। ठीक है, चले अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके मैम। अब बाकी मैं आपको आपको इसकी समझ नहीं आई इस स्लाइड की? मैम चले सर आ गई है समझ। आगे, चलो ठीक है। अच्छा, बाकी वो फिर अगर हमारा हमारे पास इनपुट साइज अगर हमें पता हो उसके साथ लोग हम करेंगे तो हमें पता चलेगा नंबर ऑफ इटरेशन कितनी के कर लेगा, ठीक है। और सो व्हेन एवर ऑन एवरी इटरेशन द इनपुट साइज रिड्यूस बाय हाफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी log n, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं, हमने अभी तक सिर्फ यही स्टेटमेंट एक डिस्कस की है log n के अंदर, ठीक है। अब आगे हमारे पास कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे भी होती है कि n log n, ठीक है। मोस्टली ये जो होती है हमारे पास sorting एल्गोरिथम्स की होती है। बाकी हम जब क्लास में sorting एल्गोरिथम्स डिस्कस करेंगे ना तो n log n को हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हो रही है। बाकी इन सब अभी जो हमने डिस्कस कर ली हुई है ओ वन भी डिस्कस कर ली है, n log n भी की है, o of n भी की है, n स्क्वायर भी की है, ये वाली अभी हमने नहीं की। तो इनका जो एक ग्राफ बनता है वो ये इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर जैसे जैसे हम ये इस तरह आगे चलते जाएंगे ना, हमारा ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आगे जाती जाएंगी, वो हमारे पास उतनी ही वर्स्ट होती जाएंगी, ठीक है। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई है तो हमने कोशिश करनी है कि वो हमारे पास इन एल्गोरिदम जैसे ये ओ वन है, log n है, o of n है, इनके अंदर अंदर सोल्व हो जाए तो वो हमारा बहुत अच्छा एल्गोरिदम होगा, ठीक है। अगर वो लेट्स सपोज कोई एल्गोरिदम ऐसा है कि जो o of n से हम कर रहे हैं लेकिन हमारा वो ही o log n के साथ हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी अप्रोच को दोबारा रीडिजाइन करेंगे और log n के साथ उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैंने अभी पिछले सेशन के हमने टू सम वाला क्वेश्चन किया था, वो हमने किया था इस अप्रोच के साथ, log n स्क्वायर के साथ, ठीक है। दो लूप्स नेस्टेड हमने उसमें यूज किए थे। अब हम उसको इन अपकमिंग सेशन के अंदर उसे हम log n के साथ दोबारा करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप इस ग्राफ से ये देख लें कि इनकी जो रिलेटिव टू ईच अदर जो है ना वो कौन सा बेस्ट एल्गोरिथम, ओ वन सबसे बेस्ट है, फिर उसके बाद log n आता है, फिर o n आता है, फिर n स्क्वायर। अब एक हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये भी होती है 2 की पावर n, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल होती है, ठीक है। अब ये हम रिकर्जन के अंदर हमारे पास ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ठीक है। अब हम इसको फिर डिस्कस करने के लिए हमें रिकर्जन देखना पड़ेगा, लेकिन हम जो है ना जब रिकर्जन की कोई प्रॉब्लम करेंगे तब हमें, बल्कि हमने रिकर्जन के ऊपर पूरा सेशन करेंगे कि रिकर्जन होती क्या है, उसके बाद फिर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता देंगे कि ये कैसे निकलती है। लेकिन जनरली जो है ना ये से इतना अच्छा समझा नहीं जाता, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है। तो हम इसको और बेहतर कैसे करते हैं, हम इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग के साथ करते हैं बेहतर। तो और इसमें हम मेमोराइजेशन के साथ भी इसे अच्छा कर सकते हैं, टेबुलेशन के साथ भी। अब ये सारी जो है ना ये टेक्निक्स हैं डिफरेंट जिनके साथ अपना हम एल्गोरिदम जो है बनाते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि मेमोराइजेशन कैसे होती है और टेबुलेशन कैसे होती है। तो इसका ओ टू एन जो है वो उसका ग्राफ इस तरह बनता है, ठीक है। हमारे पास एक और होता है एन फैक्टोरियल, ठीक है। अब एन फैक्टोरियल जो है ना ये फिर और ज्यादा वर्स हो जाती है, एक्सपोनेंशियल से भी ज्यादा वर्स हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करें, अभी जो मैंने लास्ट बताया था एक्सपोनेंशियल और एन फैक्टोरियल को दोनों को आपस में कंपेयर करें कि भाई वर्स कौन सी है, लेट्स सपोज ये 2 पावर n है ना और ये एन फैक्टोरियल है। हम देखते हैं कि इनपुट साइज लेट्स सपोज हमारे पास 4 है, तो उसके ऊपर जब हम 4 के ऊपर 2 की पावर n लगाएंगे तो हमारा 16 आ रहा है, ठीक है। और ये जो है 4 × 3 × 2 × 1 4 24, ये जो ना इतने ऑपरेशन ये करेगा 24, वो करेगा 16, तो वर्स्ट कौन सा होगा जो 24 करेगा, ठीक है। हम मैन्युफैक्चरियल वाली अप्रोचेस जब सर हम ये अपनी एज करेंगे। अ जो जो एन फैक्टोरियल है ये एज अ परम्यूटेशन वर्क कर रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अभी तक हमें जो मतलब जो सर मैम मेजर का एक थिंग हमने। क्वेश्चन था, जी जी वो पूछी थी कि जो फैक्टोरियल है वो एज अ परमिटेशन वर्क कर रहा है। जी जी, मैंने बताया तो है, मेरी आवाज़ नहीं आई? आई थिंक नहीं आई, मुझे नहीं नहीं आई? आई अच्छा बाकी। चलेंगे, कोई नहीं, अब मुझे बता दिया करें, वैसे मैंने आंसर किया था मैम का क्वेश्चन ना, वो मुझे पता नहीं चला कि आवाज़ ही नहीं गई वहाँ। अच्छा, ठीक है। अब वैसे भी क्लियर आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी जी, आप क्लियर। बस। अच्छा, ये इनमें हमने कुछ जो अब हमने डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करनी है ना, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है, लेट्स सपोज यहाँ तक वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। बाकी ये जो है ये थोड़े से एडवांस टॉपिक्स में आती हैं। ये तो खैर वही है क्यूबिक वाला, जिसमें हम 3 नेस्टेड लूप लगा देंगे, ठीक है। बाकी ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह आया है, ठीक है। ये इनका नाम कांस्टेंट है, लोगरिथमिक है, लीनियर है, लॉग एन है, ठीक है। बस इनके नाम मैंने यहाँ आपको ना बताए हैं, ठीक है। अब जो देखें ये टोटल जितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज अभी तक हमने डिस्कस की हैं, ये उनका एक ओवरऑल ग्राफ है, ठीक है। ऊपर ये देख लें, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, बैड, हॉरिबल, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो नीचे है, देखिए ये थोड़ा सा ग्रीन सा पार्ट है, थोड़ा डार्क ग्रीन है, ठीक, O(1). ये जो है ना एक्सीलेंट है हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद यहाँ तक जो है ना, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ तक जो है वो थोड़ा लाइट ग्रीन कलर है, ये हमारे पास जो है ना वो कह रहा है गुड है, ठीक है, log n। उसके बाद ओ फैना आ जाती है, ये फेयर है, इसे हम लीनियर भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोगरिथमिक भी कहते हैं, एक्सक्यूज मी इसे सर, हम क्या। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन सर अलियान है हमारे पास, उन्होंने शायद आज प्रेजेंट करना था। ओह सॉरी। जी, वैसे ये कल टाइम यहाँ से फिर कॉम्प्लेक्सिटी। हम कंटिन्यू कर लेंगे। क्या सब हाँ हम कल यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे? अभी जी हम बिल्कुल। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सर अलियान आप इधर हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं तो। सर आप टाइप कर दें, आवाज़ नहीं आती है। मेरी स्क्रीन विजिबल है? मेरी आवाज भी। यस सर, जी सर। विजिबल है, आपकी आवाज भी आ रही है। तो आज जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया था वो था मिसिंग नंबर का। और इसमें जो हमने स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इसमें उन्होंने क्या हमसे कहा गया कि हमें एक अरे हो गया हमारे पास नाम्स के नाम से, उसके अंदर जो नंबर हो गए वो यूनिक नंबर्स हो गए, डिस्टिंक्ट नंबर्स, 0 से लेकर n रेंज के, ठीक है। और हमने उसमें से कोई नंबर एक मिस होगा जो हमने रिटर्न करवाना होगा पूरी अरे में से निकाल के। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है 301। अब ये अरे जो है ये लेंथ ऑफ 3 की है, और इसके अंदर जो मिसिंग नंबर है वो 2 है, जैसे कि 0 1 और 2 नहीं है और 3 है। तो ये हमने जो इस अरे में होगा मिसिंग नंबर वो रिटर्न करवाना है। इसके लिए जो सबसे पहले अप्रोच ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करते हैं हम। लेट्स सपोज हमारे पास नाम्स अरे है और उसके अंदर हमारे पास नंबर है 301 आई थिंक, यस, 3 0 and 1। और इसमें हम ब्रूट फोर्स इस तरह लगा सकते हैं, हमारे पास जो एक और अरे हम या एक अरे और ले लेते हैं हम लोग, लेट्स सपोज। और उसके अंदर हम जो n 0 से लेकर n रेंज के नंबर है ना, जो उन्होंने कहा 0 से n तक हो गए, वो हम लिख देते हैं 0 0 1 2 and 3। ये हमारे ओरिजिनल नंबर जो उन्होंने कहा है कि इनमें से एक नंबर मिस होगा। यस, तो ये हमने एक ओरिजिनल अरे ले लिया जिसके अंदर से हमने इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जैसे कि ये नाम्स है हमारे पास इसको, और अरे जो है हमारे पास उसको कंपेयर करेंगे। दैट्स सपोज हम लोग पहले कंपेयर कर लेते हैं पहले हम कंपेयर करेंगे 0, एक फॉर लूप या वाइल लूप लगा देंगे, उसको 0 को पिक करेंगे, और यहाँ से हम देखेंगे कि 0 इसमें अवेलेबल है जो हमारे पास लिस्ट है। पहले के साथ कंपेयर करेंगे नहीं मैच हुआ, दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे मैच हो गया, तो ये
हम नेक्स्ट पे मूव कर देंगे अरे के। फिर 1 पकड़ेंगे, फिर पहले के साथ कंपेयर करके मैच हुआ नहीं, नेक्स्ट पे मूव करेंगे, मैच हुआ नहीं, फिर उससे नेक्स्ट पे मूव करके मैच हो गया, ठीक है, नेक्स्ट पे मूव कर देंगे हम अरे के। फिर 2 रिसीव करेंगे, फिर उसको मैच करके 3 नम्स के साथ मैच हुआ नहीं, नेक्स्ट, नेक्स्ट मैच हुआ नहीं। अब अरे हमारी खत्म हो गई यहाँ पे नम्स की जो उन्होंने दी हुई है। तो इट्स मीन्स कि हमारे पास जो 2 है वो इस पूरी अरे में नहीं है, वो यहाँ पे मिस है, तो हम उसको सिंपल रिटर्न करवा देंगे। ये इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी जो हम यूज करेंगे। इसका कोड देख लेते हैं। के लिए लेट्स सपोज हम 2 अरेज है, या लेट आई ले लेते हैं, एक वाइल लूप यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो सर ये जावा स्क्रिप्ट में आप करवा रहे हैं? जावा स्क्रिप्ट में सिंपल ही है, पाइथन जैसी है, आप देख लेंगे, उसी सेम वही वर्किंग करता है जैसे पाइथन में वर्किंग होती सर वो लैंग्वेज कभी मैटर नहीं पढ़ी नहीं करती। है जावा स्क्रिप्ट। आपने की नहीं की, वो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब ये कोड करेंगे ना, कॉन्सेप्ट आप समझ लें क्या हो रहा है, बाकी आप पाइथन में भी इसे इजीली कर सकें। है। एक सिंपल ही ये चीज होता होगी। है, ओके। इसमें मैंने लेटर लिख दिया बस। और अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आप स्लैक पर पूछ लें, वहां पे आपको बता देंगे। अभी के लिए आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। ओके। रूट कोड बता रहा हूँ कि ये सिंपल सी है, इतना कोई इसमें लॉजिकल थिंग ज्यादा। उसके बाद हम एक वाइल लूप लगा देंगे। वाइल लूप जो होगा वो हम फर्स्ट वाला जो आउटर वाइल लूप होगा वो हम लगाएंगे इस वाले पे, क्योंकि हमने इसको कंपेयर करना है इसके साथ, नाम्स जो हमें अरे दी गई है। तो हम इस पे लगाएंगे आई लेस देन जो हमारा एन नंबर है, एन जो उसने कहा है कि एन तक, वो क्या होगी, वो इसकी लेंथ होगी, नाम्स डॉट लेंथ। जो इधर 3 है ना, वही इसकी वहां तक उसकी रेंज होगी, नाम्स डॉट लेंथ। इसमें लेंथ ऐसे कैलकुलेट की जाती है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। उसके बाद हम ये लूप स्टार्ट हो जाएगा 0 से, पहले इसको पिक करेगा, ठीक है। उसके बाद हम एक और लूप लगाते हैं अंदर उधर, जो जब अब हमने इसको पिक कर लिया लेट्स सपोज नंबर को, अब इस वाले लूप पे हमने ट्राइवर्स करना है इस अरे पे, तो हम यहाँ पे एक और लूप लगाते हैं जो इधर से चले और एंड तक चले। लेट j इज इक्वल टू 0, और वाइल लूप एक और लगा लिया हमने जो चलेगा नाम डॉट लेंथ। अब इसके अंदर हम कंडीशन कंडीशन चेक करेंगे, जो कि ये होगी कि यहाँ से हमने जो नंबर पहला पिक किया वो यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करें, अगर मैच कर जाता है तो इसको ब्रेक कर दें लूप को, फिर उस नेक्स्ट वैल्यू को पिक कर लें। अगर इसके साथ मैच नहीं करता ये पहली वैल्यू, तो वो फिर नेक्स्ट पे मूव कर दे। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, जी जी आपने जो ARR डिक्लेयर की है, वो वहाँ पे जी। तो आपने की नहीं, सिर्फ यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, वहाँ पे आपने डिक्लेयर नहीं वो की, तो फिर ये क्या देखिए डिफर ना, कर रहा है? अरे ये है ना, वो 0 से लेकर 1 2 3 तक जा रही है, 0 से n तक जाएगी। एन कुछ भी हो सकता है, मैंने वही इधर तक किया है। वो अरे क्या हो रही है कि ये देखिए 0 से स्टार्ट हो रही है किस्म की, और एन तक जाएगी। लाइक 0 की पहली वैल्यू होगी यहाँ पे, सॉरी, इसमें आई की पहली वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आएगा लूप, उसमें हो जाएगी 1, फिर 2, फिर 3, क्योंकि इसमें डिफरेंस जो हमारा है ना वैल्यूज के दरमियान, वो 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो वही लूप में हम आगे जाके इसको आई प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे। जी जी सर, मैं यही कह रहा हूँ कि हम इसका मतलब नम्स पे आइटरेट कर रहे हैं। हाँ, उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो अरे डिक्लेयर करनी है वो तो थोड़ा तब भी। कॉम्प्लेक्स हो रहा था, वही तो यस, मैं पूछ रहा हूँ। सही है। उसके इफ कंडीशन लगाएंगे हम। इफ कंडीशन में हम चेक करेंगे कि ये इसकी वैल्यू जो है आई की, आई अगर इक्वल इक्वल है इसके नाम्स की वैल्यू के साथ, जो नाम्स में जे पोजीशन पे पड़ी हुई वैल्यू, लाइक आई जो है हमारा 0 है इस टाइम, ठीक है।
और उसकी पोजीशन, नाम्स की पोजीशन आई पे 0 पे क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, उसको कंपेयर करेगा यहाँ पे। तो उसको हम चेक करेंगे कि वो मैच करता है कि नहीं। अगर वो कर जाता है तो फिर हम उसको ब्रेक कर देंगे, नहीं तो हम उसको कंटिन्यू रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक आ जाएगा अगर ये मैच कर जाता है, 0 और 0, यहाँ पे भी 0 होता है तो ये ब्रेक कर देता है और ये यहाँ से 1 पिक कर लेता है, फिर 1 को दोबारा से स्टार्ट कर देता है इस अरे पे कंपेयर करने। यहाँ तक किसी सबको समझ आ गया कि नहीं? जी सर। ओके। यस सर। उसके बाद जी जी सर सर जी। हम इसमें ये भी कर सकते हैं, पहले हम एरे को सॉर्ट कर दें, फिर हमारा हाँ वो भी रेजी हो कर सकते जाएगा। हैं आप। हाँ वो भी कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें आप अरे को सॉर्ट करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। Let's suppose हमारे पास नाम से अरे है 3 0 1, ठीक है। इसको जब हम सॉर्ट करेंगे, कोई साइक्लिक सॉर्ट या कोई भी लगा लो सॉर्ट जो भी, वो हो जाएगी 0 1 3, ठीक है। ऐसी हो जाएगी ना सॉर्टिंग के बाद। जी सर बिल्कुल। फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें कंपेयर करेंगे जो इसका इंडेक्स है और जो उसकी वैल्यू है नाम्स की। अगर वो वैल्यू मैच कर देते तो हम नेक्स्ट पे मूव कर देंगे, उस पर चेक करेगा। जहाँ पे वैल्यू नहीं मैच करती वो वाली वैल्यू इंडेक्स रिटर्न करवा दें। सपोज के हम लोग 0 पे पहले चेक करते हैं, जो हमारा 0 इक्वल इक्वल 0 है, 0 इंडेक्स पे 0 ही पड़ा हुआ है, ऐसा ही है ना। जी सर। हम नेक्स्ट पे मूव कर देंगे, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे देखेंगे क्या वो उस पर 1 पड़ा हुआ है कि नहीं। फर्स्ट इंडेक्स पे भी 1 पड़ा हुआ है, फिर नेक्स्ट पे मूव कर देंगे। फिर जो सेकंड इंडेक्स है उस पर चेक करेंगे वहाँ पे क्या 1 2 पड़ा हुआ है, नहीं यहाँ पे 2 नहीं पड़ा हुआ है, नो, ये मैच नहीं कर मिसिंग है रहा। नो। तो इसको रिटर्न करवा देंगे हम सिंपल, अगर sorting हम यूज करेंगे तो। ये sorting के लिए हम लोग एल्गो यूज करेंगे। यस सर, लेकिन इसकी शायद टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी सर अगर हम सॉर्टिंग यूज़ करेंगे। वो sorting के एल्गोरिदम पे भी डिपेंड करता है ना कौन सा यूज यस कर रहे सर। हैं आप। अगर आप साइक्लिक सॉर्ट यूज करेंगे तो आई थिंक उसमें ओ एन नहीं आएगी, यस, क्योंकि लेकिन उसमें सिंपल पहले इंडेक्स को पिक करता है, उसके उसको चेक करता है कि उसके इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है। अगर उसके इंडेक्स पे डिफरेंट चीज पड़ी है तो उसको वो स्वैप कर देते हैं। फिर सेकंड इंडेक्स पे करता है, उस पर आप जैसे कि 0 पड़ा हुआ है इस टाइम, अब वो 0 इंडेक्स पे चेक करेगा क्या पड़ा हुआ है, फिर उसको स्वैप कर देगा, ये 0 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। इस तरह होता है साइक्लिक सॉर्ट। ये भी एल्गोरिदम ये भी रन कर देगा इसके ऊपर, ये एफिशिएंट होगा बल्कि इससे जो ब्रूट फोर्स लेकिन होगा। इसमें हम सॉर्ट फंक्शन खुद से तो नहीं ना लिखेंगे, हम बिल्डिंग ही यूज करेंगे। नहीं, आप खुद से भी लिख सकते हैं, लाजमी तो नहीं हाँ आप। सही है, लेकिन अगर हम बिल्डिंग यूज करेंगे ना तो उसमें एन लॉग एन हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मे भी मुझे इसका आइडिया नहीं है। अगर हम खुद से यूज करते हैं तो वो भी इजी है। यस सर, कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी फिर उसमें इसमें बिल्डिंग। मेरे ख्याल से नीचे वो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए कि ये इस रेंज में होगा, एन जो होगा इतना, लाइक 10,000 या 1 लाख है नंबर आई थिंक। तो मे भी उसकी वो जो टाइम एफिशिएंट क्या कहते हैं कम्प्लेक्सिटी वो ज़्यादा हो जाए उसमें। तो ये सोल्यूशन कंप्लीट कर लें आप, टाइम थोड़ा रहेगा।